ओके, सो वी आर लाइव नाउ। ठीक है, तो अभी तक ओरिएंटेशन रोड मैप वगैरह देखा था। ठीक है, रोड मैप वगैरह देखा था पहला वीडियो में। फिर एच टी एम एल के कुछ चीज़ें जैसे टैग्स वगैरह हो गई, एट्रीब्यूट क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होती हैं, ये सब चीज़ें देखी थी। आज की क्लास में बेसिकली सी एस एस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ ना, जो कि थोड़ा सा जानना आप लोगों को ज़रूरी है। ठीक, जानना ज़रूरी है इसका मतलब क्या है कि अब सोच के देखो, हम सीख रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ एच टी एम एल सीखना है, सी एस एस सीखना है, बूटस्ट्रैप सीखने हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप सीखने हैं और हम जो है एक वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है। इसमें आपको और भी कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होंगी। आप लोग ना इस चीज़ में फंसते हो कई बारी ना, मैं देखा हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, वो शॉर्टकट में बड़ी फंसते हैं। उनको बोल दो कि यार हाँ, 2 से 3 दिन में आप लोगों को वेबसाइट बनाने सिखा दिया जाएगा। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, कम्प्लीटली रॉन्ग। 2 से 3 दिन में आप पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी। ठीक है, यू कैन स्टडी हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, बट उसमें एक्सपर्टाइज या फिर एक्सपीरियंस आने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, जो कि है वर्किंग करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ सिखा रहा हूँ एच टी एम एल में, सी एस एस में, वट एवर में इट में भी, ठीक है, आप लोगों को चीट शीट दे रखा है, मैंने एक चार्ट दे रखा था। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म पे। शायद बहुत कम लोगों ने उसे देखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी देखा होगा दैट वाज वेरी यूजफुल एक्चुअली। ठीक है, जब मैं पढ़ना स्टार्ट करा था, इनफैक्ट अभी तक वो चार्ट मुझे बहुत काम आता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, आप लोगों को स्टडी तो मैं करा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें वर्किंग ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। अगर मैंने अभी भी एक और चीज़ बोला, किसी को पिछले क्लास में मैंने ये बात बोला था, किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है, जैसे कि कैरियर से रिलेटेड दिक्कत है। ठीक है, कैरियर मतलब कि सर एक बात बताओ कि हम कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का या फिर किसी एक आईटी इंडस्ट्री में कैसे हम जा सकते हैं। ठीक है, मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री से हूँ तो ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों का क्या होता है, सर रेज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है हमारा, रेज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे बनाएं हम रेज्यूमे की वो सेलेक्ट हो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाउट्स रहते हैं आप लोगों के। ठीक, तो अगर ऐसे डाउट रहते हैं तो मुझे ना एक चीज़ करना, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर लिख करके मत भेजना व्हाट्सएप पे। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट अपना लिख करके देना कि सर वी आर लाइक हैविंग कन्फ्यूजन इन दिस फील्ड, हमें जो है इस फील्ड में कन्फ्यूजन है, हमें रेज्यूमे में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर मुझे क्या है, मैं थर्ड ईयर का हूँ सर, मैं किसमें थर्ड ईयर का हूँ, और मुझे क्या है नेक्स्ट ईयर जॉब के लिए बैठने में किस तरीके से प्रिपेयर करूँ। इनफैक्ट अगर आप बोलते हो ना कि मैं फोर्थ ईयर से भी हूँ, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट ईयर जॉब के लिए बैठना है, मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, उस तरह का हर एक चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पे। बट इतना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, एक प्रोसेस होता है कि सर को हमें बोलना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, एक मेरे पास में छोटा सा रिक्वेस्ट आया था कि सर फोर्थ ईयर में हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, है ना, कि मेरी प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत हो रही है। देखो इसमें ना ज़्यादा कुछ होता नहीं, महीना से 2 महीना का काम होता है। ठीक, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद हम अपना सीधे सीधे किस में जाएंगे, सी एस एस में जाएंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब देखना, आजकल की कंपनी ज़्यादातर क्या चाहती हैं, एक चाहती हैं जावा। जावा ओल्ड बोल सकते हो, आजकल तो पाइथन पाइथन बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जावा जो है ना, अभी भी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जावा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट कैरी करता है। ठीक है, और जो आपके इंटरव्यूवर्स होते हैं ना, आज की डेट में इंटरव्यूवर जो है, अगर आपका पाला ऐसे से पड़ा जो कि एकदम यंग है, ठीक है, जैसे सपोज करता हूँ मैं ही एक कंपनी में जाता हूँ, मुझे तुरंत तो इंटरव्यू को लेने के लिए नहीं भेज देगा कंपनी। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस लेना होगा, कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मुझे। दे आफ्टर हिल सेंड मी, द कंपनी विल सेंड मी टू टेक द इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि उन्हें रिक्रूट करना होता है, और रिक्रूट करना होता है तो माइंडसेट समझना। ठीक है, सामने वाले का माइंडसेट समझना। अगर मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है और मैं अपने कंपनी के लिए रिक्रूट करने बैठा हूँ, तो मैं तो किसी को भी उठा करके लेके आऊँगा ना। तो वैसे बंदे जो कि 5-8 साल उनका एक्सपीरियंस हो, वही बैठेंगे वहाँ पे। ठीक है, और वैसे अगर लोग बैठ रहे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, तो जायज़ सी बात है कि 5-8 साल पहले का जो उनका प्रोसीजर चलता होगा, कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रखा है। और 5 से 8 साल पहले तक में जावा बूम में चलता था। ठीक है, आज की डेट में रिएक्ट चल रही है, आज की डेट में जावास्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है, लेकिन 5 से 8 साल पहले क्या चलता था, जावा वगैरह चलता था। इनफैक्ट आज भी आपको बताऊं, जितने आईटी इंडस्ट्री में लेते हैं ना प्लेसमेंट,
उनको अगर ये बस बोल दो ना कि जावा मुझे आती है, वो खुश हो जाते हैं। ठीक है कि हाँ चलो भाई कोई है, चलो इसमें से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो आप अपने को क्या करना है, अपने को जावा पढ़नी है, एक टेक्नोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी पढ़ी और साथ ही साथ में इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखने हैं। बस आपका टेक्निकल राउंड तो इतने में निकल जाएगा, टेक्निकल राउंड इतने में निकल जाएगा। बाकी रहा एचआर राउंड, तो एचआर राउंड के लिए देखो कम्युनिकेशन मस्ट होता है। एचआर राउंड में कम्युनिकेशन ही होता है। तो ये तो आपका तभी आएगा जब थोड़ा सा फ्लुएंट हो गया। लेकिन अगर टेक्निकल राउंड में अगर दिक्कतें आ रही हैं, ये है मसला का हल। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, जावा पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी पढ़ने में आपको महीने भर से 2 महीने तक टाइम लग सकता है, 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है। अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल काइंड ऑफ थिंग, ऑप्शनल काइंड ऑफ थिंग। ठीक, इंटरव्यू के क्वेश्चन मेन तो यही होते हैं ना, आपके जावा होंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे। बाकी तो आप चीज़ें भरते ही हो कि मैंने ये कोर्स कर रखा है, ये ऐसा कर रखा है, वो वैसा कर रखा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप भरती हो। अब इंटरव्यू के क्वेश्चन, अब पता है क्या, 15 दिन जितने टाइम आप जावा पढ़ोगे ना, मैं बोलता हूँ कि 15 दिन ना पढ़ करके इसको 30 दिन कर दो। ठीक है, इसको क्या करो, 30 दिन कर दो। और उसके बाद में क्या करना है, हर एक दिन 20 कंपनी में अप्लाई करो। यही 30 दिन का बता रहा हूँ मैं, 30 दिन का बता रहा हूँ। हर एक दिन 20 कंपनी में अप्लाई करो। कंपनी में अप्लाई करने का तरीका क्या होगा मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगर मैंने 20 कंपनी में अप्लाई करा तो 30 दिन में मैंने कितने कंपनी में अप्लाई करा, कोई बताएगा? कैलकुलेशन किसकी स्ट्रांग है, जल्दी से। 600। 600। ठीक है, सोच के देखो, अगर मैंने 600 कंपनीज में अप्लाई कर रखा है एक मंथ में, क्या लगता है क्या रेट होगा कि वहां से सामने से जो है वो आए कि हाँ आपका जो है इंटरव्यू स्केड्यूल किया गया है? क्या लगता है? 600 कंपनी में अप्लाई किया है मैंने, और सामने से रिवर्स कितने आएंगे, क्या लगता है? 50 आएंगे? सोचो ज़रा। 100 सर। चलो बहुत बहुत ज़्यादा बता दिया 100, तो मैं 50 लेकर के चलता हूँ। ठीक है, अब 50 कंपनी में बैठोगे, ठीक है, तो 50 कंपनी में बैठने का और वहाँ पे जो इंटरव्यू होगा उसका एक्सपीरियंस हमारे पास में आएगा। ठीक है, 50 कंपनी में बैठने का एक्सपीरियंस आएगा, प्लस 50 कंपनी में आप बैठोगे ना इंटरव्यू में, और जब बोलोगे कि मुझे जावा आती है, मुझे जावा आती है, हर कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ को हर इंटरव्यू में बोलो कि सर आई नो जावा, मैम आई नो जावा। ठीक है, वो अब यहाँ पे क्या है कि जावा 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 जब आप करोगे ना इंटरव्यूअर के सामने में, तो इंटरव्यूअर भी समझता है कि अच्छा इसका जो है फील्ड जावा है, तो लेट्स चेक, क्योंकि सामने वाला भी सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, उसको देखना है कि आपके अंदर में कितना है पोटेंशियल। एक कंपनी में रिजेक्ट हो गए, 2 में हो गए, 3 में हो गए, 10 में हो गए, 12 में हो गए, 20 में हो गए। ठीक है, 50 कंपनी जब तक पहुंचोगे ना, तब तक आपके पास में एक अच्छा खासा, एक तो पहला बात एक्सपीरियंस आ चुका होगा कि कैसे फेस करते हैं किसको, कंपनी को। एक, ठीक, क्या क्या आएगा, एक्सपीरियंस आ चुका होगा। और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है। आपका इतने में ही काम हो गया, जो एक्सपीरियंस आपने फेस करा ना, इसी में आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर हो गए। जो सपोज करते हैं नहीं आएगा इंटरव्यू क्वेश्चन, मान लेते हैं आप फर्स्ट इंटरव्यू में बैठे और जावा का पहला दिन ही आपने स्टार्ट करा है, पहले इंटरव्यू में पूछ लिया आपको कि बताओ फोर लूप क्या होता है, आपको आइडिया नहीं है फोर लूप क्या होता है। सपोज करते हैं आपको आइडिया, एकदम से आइडिया नहीं है फोर लूप क्या होता है। ठीक है, क्या कर सकते हो, सीधा सीधा एक काम कर सकते हो कि हाँ चलो फोर लूप पूछा था, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर आई डोंट नो अबाउट द फोर लूप, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा कि ओके फोर लूप के बारे में पूछा था। ठीक है, जिस टाइम पे आप फिर जावा में सपोज 5वें दिन या फिर 6ठे दिन जब कभी भी आप जावा पढ़ रहे होगे ना, उस टाइम पे जब फोर लूप टच करेगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा इसने जो है मुझे फोर लूप से पूछा था क्वेश्चन, उसने मुझे पूछा था कि व्हाट इज़ फोर लूप। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे आप जब पढ़ोगे ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे कि मुझे पढ़ना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस ऑल पार्ट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा रोड मैप उनके लिए रख लिया जिन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि सर एक बार मुझे बता दो। ठीक है, सो दिस द स्मॉल थिंग। ओके, अब हम जंप करेंगे अपने सी के पार्ट में। अगेन
किसी को कुछ कन्फ्यूज़न होता है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं वो। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग प्लीज़ मत करना, ठीक है, मैं उतना फॉर्मल क्या ही बोलूँ, कितना ही फॉर्मल जाऊँगा, ठीक है। डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम्स वहाँ पर रखना और जो भी रहेगा मैं आपको रिप्लाई अकॉर्डिंगली दे दूंगा। ओके, नाउ सी एस एस, व्हाट इज सी एस एस, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कलरिंग का काम, अरेंजमेंट का काम, या फिर इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए ना, हालांकि कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, बट अगर हम नॉर्मल फॉर्म पे देखें तो एक हमने घर बनाया, ठीक है, तो घर में कैसे करते हैं हम, घर में करते हैं कि हमने वॉल्स बनाई, ऊपर में छत दिए हमने, ठीक है, ऊपर में छत दिए, उसके बाद में क्या, फ्लोर दिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मिल करके एक घर बनी, लेकिन सोच करके देखो इन सारी चीज़ों को अगर मैंने मिलाया तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें ब्रिक्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स हो गए, सीमेंट्स हो गए आपके, सीमेंट्स, ठीक है, और भी कई सारे आते हैं, चिप्स जिसे बोलते हैं लोग, बहुत लोग तो, ठीक है, चिप्स वगैरह, हमारे भाषा में उसे गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो चिप्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें लगेंगी, प्लस आपके कई जगह पे वुड्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें लगते हैं। दिस ऑल आर HTML, अगर आप कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सब सारी चीज़ें आपकी HTML है, मतलब कि वो क्या करेंगी, अब सोच के देखो, ब्रिक जो है, ब्रिक जो है ये दीवार में भी लगा और सपोज करते हैं छत में भी डाल दिया ब्रिक, ठीक है, तो वो तो छत कह गया ना, लेकिन वॉल तो नहीं बना। HTML का काम क्या है कि एक ढांचा तैयार करना, सिंपल सा एक स्केलेटन तैयार करना, और इसके बाद में अपने ब्रिक वगैरह सारी चीज़ लगा दिया, अब उसमें पेंटिंग करोगे, पेंटिंग करोगे, ठीक है, कुछ कुछ हो सकते हैं ऐसे चीज़ें, फर्नीचर्स वगैरह लगाना पड़े, फर्नीचर्स लगाओगे, फैंस लगाओगे, अगर किसी का है तो वो AC लगाएंगे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें लगाएंगे जस्ट टू लुक इट कूल एंड कंफर्टेबल, उसको एक कंफर्टेबिलिटी देने के लिए हम लगाते हैं। तो CSS भी कुछ कुछ वैसे ही टाइप का है, ठीक है, कुछ हो रहा है क्या, चलो CSS भी कुछ कुछ ऐसा ही टाइप का है। हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट अभी तक हमने बना रखे हैं, मतलब कि जो भी हमने टैग्स हैं और जो भी एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या करता है, एक फीचर दे देता है टैग को, टैग में अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए, तो एट्रीब्यूट काम करता है उसके लिए, ठीक। अब हमें इस पे कमांड करना, टैग एट्रीब्यूट। अब टैग जो भी हमने बनाया है, मतलब कि जो भी ब्रिक है, सीमेंट है, चिप्स है, वुड्स हैं, उस पे हमें कुछ फर्निशिंग देनी है, मतलब कि पेंटिंग करनी है, फैंस लगाने हैं, इस टाइप से कुछ कुछ कलरिंग वगैरह करनी है, एनिमेशंस देने हैं। इसमें अगर फॉर्म पे बात किया जाए तो इसमें जो होते हैं, इसमें होते हैं क्या, आपकी कलरिंग होती है, ठीक है, उसके बाद में लेआउट होता है, लेआउट मैंने बता रखा है पहले, है ना। लेआउट का मतलब क्या, जैसे आपके गूगल मीट है, तो गूगल मीट में क्या हो रहा है, एक बार मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। गूगल मीट में क्या हो रहा है, लेआउट कैसे बटा हुआ है, ये पहले तो एक पूरा सेक्शन है, ये पूरा एक सेक्शन, उसके बाद में ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ये इसका इसका लेआउट देखना, ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है ना, और ये एक आपका जिसमें कि आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, ये अलग से सेक्शन बन गया। तो दिस इज द लेआउट, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लेआउट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि इसके लेआउट ऐसे थे। अब कुछ ऐसे वेबसाइट होंगे जिसमें कि जैसे सपोज ये वेबसाइट हुए ना, सॉरी, सपोज ये वेबसाइट हुआ है ना, ऊपर में इसका नैप बार होगा, कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ बस, है ना, नैप बार होगा, लेफ्ट साइड में कुछ कुछ लिखा हुआ होगा, राइट साइड में कुछ कुछ इमेजेस होंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन होगा। तो ये एक अलग लेआउट है, ठीक है। लेआउट का मतलब कि तरीका, एक चीज को सेट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। गूगल मीट का तरीका अलग है, गूगल मीट में राइट साइड में हमारा क्या दे दिया, चैट बॉक्स दे दिया है, बॉटम में हमारा ऐसा दे दिया है। अब आप जूम में जाओ तो जूम में कुछ अलग ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि चीज़ों को सेट कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे चीज़ों को रखना है, ठीक है। लेआउट हो गए, एनिमेशंस हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिवनेस, या फिर रेस्पॉन्सिव बोल सकते हो आप, ठीक है। रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो ये हैं, ठीक है, कि लेआउट कैसे सेट होगा, उसकी पोजीशनिंग कैसे सेट होंगी, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि CSS के कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आफ्टर विल जंप इन दिस पार्ट, ठीक है। सबसे पहला CSS को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले हम चलेंगे डेस्कटॉप में, हमारे ट्रेनिंग वाले सेक्शन में डे 5 है हमारा, ओके। इसे हम ओपन कर लेंगे ओपन विथ कोड पे,
ओपन होने देते हैं इसे। आवाज़ क्लियर सबको? यस। ओके, अब देखते हैं कुछ धमाका। ओके, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, और एक बनाऊंगा फाइल यहाँ पे, क्या नाम होगा, index.html। ठीक है, जल्दी से इसको सेटअप करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा इसको। लेफ़्ट, और यहाँ पे ब्राउज़र आ गया हमारा। ठीक है, ओके, index.html इसे ओपन करना है, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, पाथ कॉपी कर लिया, और इसका आउटपुट देखना है तो कॉपी पाथ पेस्ट आ गया, कॉपी पाथ यहाँ पे हमारा। ठीक है, अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा, अभी तक कुछ भी नहीं लिख रखा। ओके, तो सी एस एस, तीन टाइप के आपके जनरल सी एस एस होते हैं। ठीक है, एक पहला इनलाइन सी एस एस बोलते हैं। ठीक है ना, इनलाइन, चलो इनलाइन सी एस एस। ठीक, ओके, इनलाइन सी एस एस क्या होता है? इन लाइन, नाम ही बता रहा है कि उसी लाइन पे सी एस एस आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सिंपल फॉर्मेट निकालूं, ठीक है, बॉडी के अंदर हम सारा चीज़ लिखेंगे। ओके, इसके अंदर मैं लिखता हूं कि h1 टैग। ठीक है, तो इस पे क्या होता है ना, इनलाइन सी एस एस में क्या होता है कि हमें क्या करना है, ये पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट देखो, थोड़ा सा जूम करके देखना। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जो बिगनर्स होते हैं ना स्पेशली, वही मिस्टेक करते हैं, है ना। ध्यान देना, इस पार्ट में देखो h1 लिखा है ना, h1 लिख रखा है। इसके बाद में ये स्पेस जो होता है, ये स्पेस होता है आपका किसका, ये स्पेस जो होता है, ये स्पेस होता है आपका टेक्स्ट का। ठीक है, सॉरी, ये स्पेस होता है आपका टेक्स्ट का, ये पूरा एरिया। ठीक, लेकिन हमें एट्रीब्यूट देना होता तो कहाँ देते हैं, h1 और ये वाली साइन के बीच में। ठीक है, यहां से हम स्पेस लेना चालू करते हैं सो दैट कि हम एक एट्रीब्यूट दे सकें। अब एट्रीब्यूट कैसे देना है, एट्रीब्यूट की नेम होती है, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। जैसे कि अगर मुझे हाइट देना है तो हाइट के लिए HIGHT हाइट है ना, इक्वल टू डबल कॉट। इसमें क्या हुआ, हाइट जो है नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, और अंदर में इसका वैल्यू जाएगा कि हाइट कितना सेट करना है आपको, 300, 400, 500, 600, है ना, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। इसी तरीके से इनलाइन सी एस एस भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, इनलाइन सी एस एस में क्या होता है, ये हाइट की जगह पे स्टाइल लग जाएगा, बस खत्म। अब इसके अंदर हम सी एस एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी एस एस लिख सकते हैं, राइट। सबको दिख रहा है इतना? यस सर। ठीक है, अब देखो जो सी एस एस लिखते हैं ना, अब मैं सी एस एस थोड़ा सा बताता हूँ कि सी एस एस क्या होती है। सी एस एस का सिंटेक्स जो होता है वो सिंपल सिंटेक्स ये जान लेना। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स ये होता है कि इसकी जो है प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और वैल्यू होता है, साथ ही साथ कॉलन लगता है। ये इसका सिंटेक्स है, प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू होगा, और सेमीकॉलन लगेगा। अब बीच में ये कॉलन लगता है, ये एग्जैक्ट इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब कि इसी फॉर्म पे लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है इसका रियल एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमने लिखा कलर, ठीक है, कॉट रेड सेमीकॉलन, देख रहे हो, स्पेस वगैरह हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं बस स्पेस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे चीज़ों को लेकर के। ये हमारा टेक्स्ट कलर देने के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये जो है एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू है, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी वैल्यू देनी है तो हम जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसके नीचे लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वैल्यू भी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसे देखते हैं। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पर सी एस एस लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सी एस एस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, COLOR कलर कॉलन रेड। ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन। अब क्या करेगा, ये H1 टैग जो है ना, ये स्टाइल के अंडर आ गया कि स्टाइल क्या करेगा, कलर मतलब कि उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होंगे उसके कलर को रेड कर देगा। एक बार लिख करके देखते हैं, हेलो। ठीक है, हेलो मैं लिख करके देखता हूँ क्या होता है, आया क्या, रेड में आया क्या? ठीक है, रेड में आया, सबको दिख रहा है? अगर मैं इसी की जगह पे ब्लू लिख दूं तो, ब्लू लिख दिया, रिफ्रेश, ब्लू आ गया। ठीक है, अलग अलग कलर हम बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या है, ये टैग जो है H1 टैग जो है, ये एक लाइन में है,
लाइन नंबर 11 में है, उसी लाइन पे हम स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसी लाइन पे हम CSS को लेकर के आना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो होगा ना, ये CSS वो सिर्फ और सिर्फ इसी H1 टैग के लिए काम करेगा, बाकी किसी भी H1 टैग के लिए काम नहीं करेगा। जैसे अगर मैं वर्ल्ड यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले H1 में मैंने वर्ल्ड लिखा, ये नॉर्मल आएगा, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं आने वाला, ठीक है। अब इनलाइन CSS तो देखा हमने, ओके चलो ये इनलाइन होता है, लेकिन इसमें अब डिसएडवांटेज फंस रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो मुझे अगर स्टाइल अगर दोनों में ब्लू ब्लू देने हैं, ठीक है, दोनों में ब्लू ब्लू देना है, तब तो मैं फंस गया, मुझे तो पूरा ये कोड कॉपी करना होगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा ना, डेवलपर्स ने, कि कुछ कुछ ऑप्शंस निकाल दिए। इन्होंने क्या बोला कि आप जो है ना CSS को इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनलाइन देखनी है हमने, अब हम देखेंगे इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS का मतलब क्या होता है, नाम ही बता रहा है कि इंटरनल CSS मतलब कि इस HTML फाइल के अंदर में ही CSS लिखा जाएगा, लेकिन एक टैग के अंदर में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको एज एन एट्रीब्यूट टाइप का और उसका वैल्यू टाइप का हम ट्रीट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, सोच के देखो, है ना। इसने क्या बोला कि आप जो है एक स्टाइल टैग यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टाइल टैग यूज कर सकते हो। अब यहां पे अगर मैं CSS लिखूं तो पकड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पकड़ेगा वो देखना। COLOR कलर लिख दिया मैंने, सबसे पहले तो यहां से रिमूव करता हूं, ये वाला सेक्शन रिमूव करता हूं। एक में मैंने एक H1 टैग में लिखा है हेलो, एक में वर्ल्ड लिखा है। अगर मैं यहां पर लिखूं कलर ये एंड देन रेड सेमीकोलन, ठीक है, ये तो मैंने CSS लिखा, लेकिन ना अब इस स्टाइल टैग को पता ही नहीं चल रहा है कि कलर रेड जो मैंने बोला है, मतलब टेक्स्ट का कलर को रेड करने के लिए जो बोला है ना, वो किसके लिए बोला है पता ही नहीं है। कौन से H1 के लिए बोला है, इसके लिए या फिर दोनों के लिए या फिर सिर्फ सेकंड वाले के लिए या सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए, नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। सेलेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर में हमें बताना पड़ेगा कि किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर मुझे H1 के लिए यूज करना है तो मुझे सिर्फ H1 लिखना है, ठीक है। और ये जो CSS का पार्ट है ये मुझे यहां से हटा करके यहां पे लिखना है। लिख दिया। अब देखना क्या होगा, रिफ्रेश, दोनों का दोनों जो है रेड हो गया, ठीक है। दोनों रेड हो रहा है क्या, दोनों रेड हो रहा है, ओके यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग P लिखूं, यहाँ पर लिखूं पैराग्राफ 1, ठीक है। अगेन एक और बनाओ, यहाँ पर पैराग्राफ 2 एक और बनाओ, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ध्यान देना ये नीचे वाला पोर्शन में, ठीक है। 3 पैराग्राफ मैंने बनाए। अब मुझे क्या चाहिए, तीनों में चाहिए कि ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सीधे पैराग्राफ के लिए पी टैग है, P लगाया, ऐसा लिखा, कलर ग्रीन आ रहा है क्या, ग्रीन, हाँ आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन येलो आ रहा है, ग्रे आ रहा है, ग्रीनिश येलो अगर चूज़ करूँगा, और सेमी कॉलन जरूर देना है ना, भूलना नहीं है। ये देखो ग्रीनिश येलो आ गया, ठीक है, इसको मैं ग्रीन ही रखता हूँ, ठीक, ग्रीन रख दिया। ये देखो हल्का ग्रीन आ गया ये, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ अलग रखना है, लाइम रख देता हूँ, लाइम भी मतलब थोड़ा सा, ये देखो नियोन ग्रीन जिसको बोला जाता है, लाइम, ठीक है। तो इस टाइप से हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के, ठीक। अब यहाँ पे फिर एक मसला फंस रहा है, ठीक है, एक चीज़ तो फिर फंस रही है कि अगर सपोज करो कि मुझे सिर्फ एक P को देना है कलर, बाकी दोनों P को क्या करना है मुझे, ऐसे ही बिना कलर का रखना है, मतलब कि ब्लैक कलर का रखना है जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है हमारा, ठीक है। क्या करूं, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आने वाले टाइम पे क्या होगा ना, आने वाले टाइम पे होगा कि हम थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड लिख रहे होंगे, हज़ारों हज़ार लाइन के रहेंगे कोड वहाँ पे, ठीक है। तो H1 P H2 ये सब टैग जो है ना, ये अलग अलग जगह पे बहुत मतलब ब्रॉडली आपके यूज़ हो रहे होंगे। हो सकता है H1 टैग जो है, सिर्फ H1 टैग जो है वो आपका 25-30 जगह 50 जगह यूज़ हुआ पड़ा हो, लेकिन आपको जो है ना कलर रेड जो है वो किसी एक में ही करना है, क्या कर सकते हो, या फिर किसी 2 में ही करना है, या फिर किसी 3 में ही करना है, ठीक है। तो अगेन इनलाइन CSS तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस केस पे हम क्या कर सकते हैं, ID एंड क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ID एंड क्लास क्या है वो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ID एंड क्लास क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, ठीक। ID होती है जो कि यूनिक होगी,
ठीक है। और क्लास होती है जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसको डिनोट करने का ये मेथड है, हैशटैग एंड डॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक। और आईडी एंड क्लास जो है ना, ये एक्चुअली में एट्रीब्यूट ही है। हम बोलते हैं ना वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या कि किसी एक चीज़ को एक नाम प्रोवाइड करना। ठीक है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरा नाम मनीष है, ठीक है, तो मेरा नाम मेरा एक आइडेंटिटी है, हाँ भाई ये मनीष है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास का, तो क्लास क्या करेगा, अगर एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं कि एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है। ये वाला जो एट्रीब्यूट है ना, आईडी एंड क्लास, इसको अगर हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी एक प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर टैग को, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि माय नेम इज़ मनीष, तो वो क्लास में जाएगा, ना कि वो आईडी में जाएगा। क्यों? क्योंकि मनीष नाम के तो कई सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है। प्रवीण नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये मेरा क्लास हुआ। इसका मतलब क्या है कि क्लास को हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट। ठीक। और आईडी को हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मेरा आधार नंबर जो है, ठीक है, मैं मनीष हूँ, मेरा आधार नंबर जो है वो मेरा आइडेंटिटी नंबर है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो हैशटैग मतलब कि आईडी को हम किसी एक जगह पे ही यूज़ करेंगे। ठीक। कैसे, वो देखते हैं थोड़ा सा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है। सपोज मुझे H1 में ही चाहिए सिर्फ रेड कलर, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूंगा ID इक्वल टू, अब एक नाम दे दूंगा, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ABCD नाम दे दिया मैंने। देखो ABCD में नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये बता सकूँ कि यहाँ पे कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है। ओके, ABCD नाम दे दिया। अब मुझे CSS में पता कैसे चलेगा कि इसी ABCD को पकड़ना है, मतलब कि इसी वाले टैग को पकड़ करके उसका रेड करना है कलर, या फिर ग्रीन करना है, या फिर येलो, वट एवर इट मे बी। तो पकड़ने के लिए जैसे हमने सेलेक्टर का यूज़ करा ना, सेलेक्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, या तो H1 दे दो, P दे दो, इसका मतलब क्या कि उसके टैग का नाम दे दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, जो हम ये नाम प्रोवाइड कर रहे हैं ना ABCD, ये भी एक काइंड ऑफ नेम हो गया। तो ABCD लिखने के बाद में ये अभी भी तक डिटेक्ट नहीं करेगा कि ABCD क्या है। ठीक है। इसे हमें बताना पड़ेगा वो क्लास है या आईडी है। तो आईडी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग, और क्लास के लिए डॉट। तो हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पे, आईडी यूज़ करा है, तो आईडी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग। ठीक है। अब इसे समझ में आ रहा है कि हैशटैग का मतलब क्या है, कि अच्छा आईडी है, आईडी का नाम क्या है ABCD, तो ऐसा आईडी को पकड़ो जिसका ABCD नाम हो। ठीक है। और ये किसके लिए अपॉइंट किया गया है, इस वाले H1 टैग के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस वाले H1 टैग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद में कलर लगाऊंगा और रेड लिखूंगा। तो अब क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले को, हेलो वाले को रेड करेगा। अब मुझे क्या करना है कि हेलो को भी करना है रेड, और पैराग्राफ 1 को भी रेड करना है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, एक चीज कर सकता हूं, ये जो आईडी लिखा ना मैंने, आईडी ना लिख करके क्लास लिखूं। ठीक है। पहले तो ये चेक करते हैं कि इस पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या लगता है, करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। क्यों नहीं करेगा पता है, क्योंकि मैंने आईडी हटा करके क्लास लिखा। अब इस यहाँ पर जब कोड लाइन जाएगा ना, जब एग्जीक्यूशन होगा और इस लाइन पे जब एग्जीक्यूट करेगा, तो उस टाइम पे देखेगा कि यार हैशटैग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, आईडी। और आईडी का क्या नाम होना चाहिए, ABCD। यहाँ पर तो मिलेगा ही नहीं आईडी का नाम, यहाँ तो बोल रहा है कि क्लास का नेम ABCD है भाई, आईडी का तो नाम है ही नहीं। तो आईडी अगर क्लास आपको देने हैं तो डॉट लगाना पड़ता है। अब ये वर्क करेगा। बस इतना फंडा है इसमें। ठीक है। अगर आपने आईडी लगाया है तो हैशटैग लगा लो, अगर आपने क्लास लगाया है तो डॉट लगा लो। जनरली क्लास का यूज़ किया जाता है। ठीक है। बहुत मतलब कम जगहों पे आईडी का यूज़ किया जाता है। ओके, मैं क्या करूँगा, मुझे H1 में भी लगाना है, P1 में भी लगाना है। क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे कुछ नहीं, P में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्लास इक्वल टू ABCD, खत्म। क्लास इक्वल टू ABCD। मैंने क्या बोला था, क्लास को हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। क्लास इज लाइक नेम। अगर मेरा नाम मनीष है तो किसी और का भी नाम मनीष हो सकता है, मेरा नाम प्रवीण है तो किसी और का नाम प्रवीण हो सकता है। ठीक है। तो क्लास इज अ नेम। ठीक है। हालांकि आईडी भी नेम है, लेकिन वो यूनिक नेम होती है। ओके, क्लास को मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, क्लास को मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। अब CSS क्या समझेगा कि अच्छा क्लास डॉट का मतलब क्लास, क्लास का नेम क्या होना चाहिए, ABCD होना चाहिए। ओके, तो जहाँ जहाँ पे भी क्लास का नेम ABCD है, वहाँ वहाँ पे कलर को जो है उसके रेड कर दो। रिफ्रेश, ये देखो पैराग्राफ 1 में रेड हुआ पड़ा है, हेलो में रेड हुआ पड़ा है।
इतना बात समझ में आया क्या, कैसे पकड़ा जाता है? समझ में आया इतना बात? Yes, sir. ओके, ठीक है, सबको समझ में आया एक को? Yes, sir. सर। ओके, ठीक है, यस सर। ग्रेट। सर हाँ बताओ। हेलो। हाँ सर, क्लास की जगह पर क्लास नेम अगर लिखा है तो काम करेगा? क्लास नेम यहाँ पे, यस सर, यस सर। यहाँ पे क्लास नेम वर्क नहीं करता, क्योंकि क्लास नेम जो है ना, वो मैं समझ रहा हूँ किसी और चीज़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है? वो आपके जेएस वगैरह या फिर आपके जब रिएक्ट जेएस वगैरह निकालोगे ना, यस सर, तो यस सर, उसमें वो सब काम करता है। ये जो यस है सर। एकदम नॉर्मल है, ठीक, एकदम नॉर्मल है ये सब। इसमें क्लास से ही काम करता है, ठीक है? बेसिक यही था एक्चुअली पहले भी। ओके, ठीक है गाइस, तो क्लास हमने देखा। अब एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए कि क्लास वाले ए बी सी डी सारे, है ना, और साथ ही साथ ये वाला भी H1 चाहिए। क्या करूं? एक काम तो ये कर सकता हूं कि क्लास ए बी सी डी को यहाँ पर पेस्ट कर दूं, यहाँ पर भी लगा दूं क्लास, है ना, क्लास ए बी सी डी, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड वाला जो है ये भी रेड हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना, ये चीज़ मुझे नहीं करना, ठीक है? मुझे क्या करना है कि बिना इसको छेड़े, सपोज क्वेश्चन आ गया कि बिना अब इसको छेड़े आपको क्या करना है कि H1 में ये वाला जो रिमेनिंग H1 है, इसमें आपको रेड करना है। क्या करूंगा मैं, सोचो? CSS में ही चेंज करूंगा ऑब्वियसली, है ना? CSS में क्या करूंगा, H1 डालूंगा, H1 के बाद में मैं कलर लिखूंगा, कलर के बाद में रेड लिखूंगा। हो गया सेम रिजल्ट। रेड ना दे करके मैं लिख देता हूँ, चलो ब्लू लिख देता हूँ, ठीक है? समझ में आ जाएगा, ठीक? ब्लू लिख दिया तो ब्लू हो गया। लेकिन सपोज करो सामने वाला क्या बोल रहा है कि नहीं मुझे रेड ही चाहिए, तो रेड तो हो जाएगा। अब वो बोलेगा कि इसमें लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा कम करो, मुझे ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो आप लोग ना ऐसा भी कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि एक सिलेक्टर हमने इस प्लेस पे दिया तो सिर्फ एक सिलेक्टर ही होगा, हम एक से ज़्यादा सिलेक्टर दे सकते हैं कॉमा लगा करके। कॉमा लगा करके अगर मैं यहाँ पर H1 लिख दूँ ना, क्या लिख दूँ, H1 लिख दूँ, और इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो पता ही क्या करेगा, ये कलर वाला जो प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों में अप्लाई करेगा। मतलब कि डॉट ए बी सी डी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे अप्लाई करेगा, और जहाँ जहाँ पे H1 है वहाँ वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। कैसे, देखो ज़रा, रिफ्रेश करा, कुछ चेंजेस नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि ए बी सी डी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ रिफ्लेक्ट करे, मतलब कि रेड जो है रेड हो जाए, लेकिन जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, तो क्या करूँगा, देखो यहाँ पर H1 को हटा करके पी लिख दूंगा यहाँ पे, बस मामला ख़त्म। अब ये क्या करेगा कि पहले तो ए बी सी डी ये वाला को पकड़ेगा, इसको रेड करेगा, हेलो को, वर्ल्ड को छोड़ देगा, ठीक है? उसके बाद फिर इसको पकड़ेगा ए बी सी डी, ओके, इसको भी रेड करेगा, फिर इसको पकड़ेगा, पी, पी है क्या, हाँ है पी, फिर इसको भी रेड करेगा, है ना, और ये सेकंड वाले पी को भी रेड कर देगा। देखना हो रहा है, सिर्फ वर्ल्ड बचा है, उसके बाद बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो रेड हो रही हैं। इसका मतलब सेलेक्टर को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पहला क्लास के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आईडी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, तीसरा इस तरीके से जो मैंने बताया कॉमा लगा करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड इंटरनल। अब एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल में हमें कनेक्ट कराना पड़ता है बेसिकली, ठीक है? कनेक्ट कैसे कराना पड़ता है, सपोज करते हैं कि यही कोड रहेगा, यही कोड रहेगा, इसे हमें किसी दूसरे जगह पे लिखना है, और काम क्यों इसको कराते हैं वो मैं बताता हूँ एक बार, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है? देखो ज़रा यहाँ पे यही कोड रहेगा, कोड में मैं चेंजेस एकदम से नहीं करूँगा, ठीक है? यही कोड रहेगा, डॉट ए बी सी डी कॉमा अब पी, ठीक है? इसको कराएंगे कैसे, यहीं पर मैं एक बना लेता हूँ स्टाइल डॉट, एक ध्यान रखना सी एस एस का फाइल है ना, तो हम डॉट सी एस एस लगाएंगे, एंटर, ठीक है? और ये देखो स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ ओपन होकर के आ गया है, जिसका ओपन नहीं होगा तो स्टाइल डॉट सी एस एस में डबल क्लिक कर देना, ठीक? मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाऊँगा, इस सारी चीज़ों को यहाँ से कट करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दूंगा। ध्यान रखना यहाँ पे हमें कोई टैग वैग नहीं लगाने, ठीक है? कोई टैग वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है? ओके, क्या लगता है काम कर जाएगा, करेगा? कितने बोलते काम करेगा? हाँ सर। ये सर करेगा। करेगा? और नहीं वाले कितने हैं? नो सर। नो, नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, सर देखते हैं, नहीं करेगा क्योंकि देखते हैं, लिंक नहीं किए हैं। हाँ लिंक नहीं करा है, ठीक है?
देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये स्टाइल डॉट सी एस एस अलग है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। यहाँ देखो, ये देखो स्टाइल डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दोनों अलग अलग फाइल्स हैं। पता कैसे चलेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कि भाई स्टाइल डॉट सी एस एस मुझसे कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर स्टाइल डॉट सी एस एस में अगर हमने ये प्रॉपर्टी लिख दिया तो स्टाइल डॉट सी एस एस को कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है इसी वाले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लगाना है। हो सकता है यहाँ पर एच टी एम एल के फाइल 5-6 बने हों, हु नोस, ठीक है। तो अगर 5-6 बने हों तो ये वाला स्टाइल डॉट सी एस एस जो है ये सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही कैसे देगा। तो इसमें क्या कराना पड़ेगा ना, दोनों फाइल के बीच में लिंक कराना पड़ेगा, और लिंक कराना है तो आपको हेड के अंदर में ही लिखना पड़ेगा LIN के लिंक। और यहाँ पर देखो सी एस एस के पार्ट आ जाते हैं, एंटर अगर लगाओगे ना यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, एंटर अगर लगाओगे तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, ठीक, मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लिंक लिखने के बाद में रेल, रेल का मतलब है कि रिलेशन आपका क्या है, ठीक है। स्टाइल शीट है, CSS में क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट है, ऐसा शीट है जो कि स्टाइल प्रोवाइड करता है हमारे डॉक्यूमेंट को। href का मतलब क्या हुआ कि हमें पाथ देना पड़ेगा कि भाई पाथ कौन सा है, तो हमने क्या दिया स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि हमने यहाँ पर नाम दे रखा है। अगर आप abcd डॉट सी एस एस देते तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता abcd डॉट सी एस एस, ठीक है। पाथ देना सबको आता है क्या, पाथ कैसा देते हैं, कोई ऐसा जिसको पाथ देना नहीं आता हो, जिसे नहीं आता एक बार हैंड रेस कर देना प्लीज, मैं बता दूंगा, वैसे में कोई इशू नहीं है। नहीं आता, चलो एक बार मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। पाथ कैसे देते हैं वो देख लेना। जैसे कि मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस एक ही जगह रखा है, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, सपोज फोल्डर का नाम क्या रहेगा, ABCD फोल्डर का नाम रख दिया। और फोल्डर के अंदर अब क्या करूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस को ले जा करके मूव कर दे रहा हूँ मैं, ठीक। इसको अगर विजुअली देखना है तो यहाँ पर से देख सकते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अपने पास में है, ABCD का फोल्डर हमने बनाया हुआ है ना। हालांकि इसी फोल्डर को हम यहाँ पर VS कोड से कमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मत सोचना कि मैजिक कैसे हो गया। ओके, ABCD के नाम से हमने फोल्डर बना रखा। अब फोल्डर के अंदर हमने क्या करा है, स्टाइल डॉट सी एस एस दिया है। तो अब ध्यान देना, ठीक है, अब जो होगा पाथ हम किस में दे रहे हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले को एडिट कर रहे हैं ना, देखो जरा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले को एडिट कर रहे हैं ना। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं खड़ा हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, स्टाइल डॉट सी एस एस तक। तो मुझे कैसे जाना होगा, ABCD में जाना होगा, और ABCD के अंदर मुझे जाना होगा स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये पाथ होगा, ठीक है, चलने का जो है मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से लेकर के स्टाइल डॉट सी एस एस में जाने तक का पाथ क्या होगा, ABCD के थ्रू होकर के जाना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग दूंगा। ये देखो स्टाइल डॉट सी एस एस, अब यहाँ पर डायरेक्ट स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं दूंगा, यहाँ पर मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि ABCD। देखो यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है, ABCD जो है फोल्डर है, इसमें क्लिक करूंगा मैं तो उसके अंदर बता देगा कि यार स्टाइल डॉट सी एस एस का एक आपके पास में फाइल है यहाँ पे। तो इसमें क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, पाथ भी वेरीफाई हो गया, मुझे लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली सारे काम करा इसने, ठीक है। तो ये पाथ देने का तरीका है कि हाँ भाई पाथ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। पाथ का मतलब क्या है कि लिंक कैसे कराना है उसको। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब क्या है, ABCD के थ्रू होकर के CSS गया, और CSS को अब इसने यहाँ पर कनेक्ट करा दिया, तो क्या अब वर्क करेगा, हाँ वर्क करेगा। ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, ये रेड हुआ। अगर आपको थोड़ा सा मुझे दिखाना हो कि स्टाइल डॉट सी एस एस में जा करके रेड को मैं क्या करूँ, ब्लू कर दूँ, तो क्या ये एक्चुअल वर्क कर रहा है, हाँ वर्क कर रहा है, ये ब्लू होगा। क्यों, अब देखो सोच के देखो, दूसरा फाइल है, दूसरा फाइल में मैंने चेंजेस करा तो पहले फाइल में इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैसा टेक्नोलॉजी है सोच करके देखो। अब बहुतों को ये लग रहा होगा कि सर यही कोड तो हमने यहाँ पर भी लिखा था स्टाइल दे करके, और यही कोड हमने यहाँ पर भी लिख दिया, तो क्यों ना हम यहीं पर लिखें स्टाइल दे करके, क्या ज़रूरत है ऐसा अलग से फाइल बनाने का, ठीक है। ज़रूरत है, क्यों है ज़रूरत, अब सोच करके देखो, एक बार सोच करके देखो। मैंने कौन कौन सा पेज बनाया, मैंने बनाया होम का पेज, ठीक है, मैंने बनाया सर्विसेज का पेज, अबाउट अस का, सर्विसेज का पेज, अबाउट अस का पेज बनाया, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया, ठीक है। ये 4 पेज मैंने बनाया, कस्टमर को दिए, ठीक। लेकिन सोचना एक बारी, ऊपर का जो नैब बार होता है या फिर नीचे का जो फुटर होता है, वो हर एक पेज में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा,
ठीक है, ऊपर का जो नैव बार होगा जहाँ पे आपका होम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस लिखा रहता है ना, वो हर पेज में आपका सिमिलर मिलेगा। जैसे आप स्लिथरिन के साइट को ओपन करोगे, ठीक है, चलो मैं ओपन करके दिखाई देता हूँ एक बार, देखो ये देखो slytherin.co.in मैंने ओपन करा, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर का जो नैव बार है इसका डिजाइनिंग देख लो, ठीक है, कि होम है, अबाउट है, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। फुटर देख लो, अभी कौन आ रहा है भाई, सीरियसली, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना, फुटर देख लो एक बारी ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अलग ही खोलने वाला हूँ। देखना, होम है, अबाउट अस को ओपन करता हूँ मैं, ये देखो ये अबाउट अस ओपन हो गया, ठीक है। फुटर देखो जरा, सॉरी हेडर देखो, इसका हेडर सेम है, ठीक, दोनों के हेडर सेम है, दिख रहे सिमिलैरिटीज। फुटर चलते हैं, इसके फुटर और इसके फुटर दोनों सेम है, देखो जरा चेक करना, सेम है क्या, दिख रहे हैं, कंफर्मेशन बताना कोई, एक ही फुटर है कि अलग है, यस है ना, एक ठीक ही है। फुटर, एक ही है, ओके। तो अगर फुटर एक ही है इसका मतलब क्या है कि कोड भी सेम होगा। सोच के देखना, अगर मुझे, मेरा ना ये बेवकूफ़ी होगा कि अगर मैं एक स्टाइल, मतलब कि एक सीएसएस इस पेज के लिए लिखूं और फिर सेम सीएसएस को इस पेज में कॉपी पेस्ट करूं, तो बेवकूफ़ है फिर मैं तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, ऐसे सब केस में क्या होता है कि अगर आपके पास में मान लो एक से ज़्यादा पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, जिसमें कि फूटर का आपने सीएसएस लिखा, ठीक है, तो उसको एक्सटर्नल में रख लो, इसी इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल सीएसएस। उसे आप क्या करो, एक्सटर्नल में रख लो। एक्सटर्नल में रखने के बाद में सीधी सी एक काम करो कि आपके जो भी पेजेस है ना, फूटर है जैसे, तो इस पे लिंक करा दो, सर्विस है तो इसमें लिंक करा दो, ये है तो इसमें लिंक करा दो, समझ रहे हो, एक एक लाइन का कोड, अब एक एक लाइन का कोड लिंक करा दो। लिंक कराने में कितना लाइन का कोड लगता है, ये देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे, ये देखो कितना लाइन का कोड लगा है, एक लाइन का, कितना सिंपल है, सिर्फ मुझे पाथ देना पड़ा और टाइप बताना पड़ा कि कौन सा टाइप का फाइल है, ठीक है, और एक लिंक टैग यूज करने पड़े। अगेन लिंक टैग जो है क्लोज नहीं होती है, ठीक है, ओपन ही रहती है, सिंगल है, ओके। इतना समझ में आया क्या, सिर्फ लिंक करना है हमें, और लिंक करने से क्या होगा कि जो भी मैंने फूटर में सीएसएस लिख रखा है वो हर एक पेज पे अप्लाई होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस पे एक चीज ना थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत का मतलब क्या है, अगर मैंने कलर ब्लू लिखा है और मेरा आउटपुट क्या दे रहा है, ब्लू दे रहा है, अगर मैं ठीक नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखूं, ध्यान देना, ठीक है, ठीक नेक्स्ट लाइन पे फिर से कलर लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं रेड, क्या होगा, ब्लू रहेगा, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है, यस सर। रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर से लिखता हूं कलर व्योलेट, अब क्या होगा, व्योलेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइन बाय लाइन कोड जो एग्जीक्यूट होता है ना, वो लाइन बाय लाइन होता है, अप टू डाउन होता है, और ये ओवरराइड भी करता है, ध्यान रखना, ओवरराइड भी करता है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैंने कलर ब्लू लिखा है, यहाँ पर रेड लिखूंगा ना, तो वो क्या पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा कि हाँ ब्लू लिखा था इसने तो ब्लू करो, उसके बाद देखेगा क्या, अरे रेड लिख दिया है, नहीं नहीं ब्लू को हटाओ रेड कर दो, ठीक है। उसके बाद व्यूलेट लिखा, तो उसने क्या करा, जो हम लोगों का इसमें इंजन रहता है ना, ब्राउजर में जो इंजन रहता है, वो क्या करेगा कि नहीं नहीं अब तो ब्लू था, रेड करा था, अभी इसने बोल रहा है कि वॉयलेट करने को, ठीक है, तो वॉयलेट करो, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मानता हूं कि अप टू डाउन जैसे जैसे जाता है, अगर हमने सेम प्रॉपर्टी लिख दी तो वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा, मतलब कि ओवरराइट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक, देखो जरा क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पर व्योलेट लिखा था, क्या हो गया ऐसा, अगर मैं कलर यहाँ पे अब जितना मर्जी कलर दे दूं, यहाँ पे कलर वाइट दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कलर ब्लैक दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ओवरराइट नहीं करेगा, ये रेड ही रहेगा। क्यों पता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें जुड़ती है सीएसएस में,
ये हालांकि बहुत बाद में बताया जाता है, लोगों को ज़्यादा ना, देखो स्टूडेंट को क्या है, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एकदम इसी पॉइंट में बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को ना दिमाग से चिपका रहे, ठीक है। इंटरव्यू के डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो कि 5 कलर मैंने दिए हुए हैं, अब 5 में से किसी एक को जो कि सेकंड नंबर पे प्लेस्ड है उसे ही मुझे प्रेफरेंस पहला देना है, बाकी कलर को मुझे प्रेफरेंस नहीं देना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपका सीधा आंसर ये होना चाहिए कि सर हम क्या कर सकते हैं, या फिर मैम हम क्या कर सकते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करने का क्या तरीका होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद में इंपॉर्टेंट लिख दो, वो कलर जो है आपका बस जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उस कलर के अलावा कुछ यूज़ नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन हो सकता है कि सपोज अगर किसी ने लिखा कलर लाइम, है ना, और लाइम लिखने के बाद इसमें भी इंपॉर्टेंट दे दिया, तब क्या होगा? तो वो लाइम हो जाएगा। मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, तो बाकी चीज़ें जो है ना, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता है वो, ठीक है, बाकी चीज़ों को देखेगा ही नहीं। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट वाले को देखेगा कि यार हाँ, पहले कौन सा है इंपॉर्टेंट में, और अगर ये वाला इंपॉर्टेंट है, रेड हो गया, ठीक है, तो चेक करता है, अच्छा ये है इंपॉर्टेंट में है क्या? नहीं है। इंपॉर्टेंट में है? नहीं है। इंपॉर्टेंट में है? नहीं है। इंपॉर्टेंट में है? हाँ है। तो इस इंपॉर्टेंट को अगर ओवरराइड करना है तो दूसरा इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इस अगर दूसरे वाले को अगर ओवरराइड करना है तो अगेन तीसरा इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा, विच वुड बी लाइक कलर इक्वल टू, चलो ब्लैक देते हैं, और इसमें फिर से लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट, सो दैट कि इसको अगेन ओवरराइड कर जाएगा, ब्लैक हो जाएगा सारा का सारा। इतना समझ में आया? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आया? इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, फ्रंट एंड में अगर जा रहे हो तो इंटरव्यू का क्वेश्चन 100% मिलेंगे इनमें से, ठीक। सेलेक्टर वगैरह समझ में आया? इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि कलर वगैरह का तो मैंने बात कर लिया, इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड अगर लिख दोगे ना, सिर्फ बैकग्राउंड, तो इससे भी आ जाती है, ठीक। बैकग्राउंड कलर कैसे लिख सकते हो? सपोज रेड लिख दिया मैंने, ब्लू टेक्स्ट के ऊपर में रेड लिखा, तो ये देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। रेड इसका बैकग्राउंड हो गया। इसमें विर्थ हाइट भी सेट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं विर्थ देता हूँ, विर्थ का मतलब चौड़ाई होता है, लेफ्ट टू राइट का एरिया। विर्थ लिखा मैंने 300 पिक्सल, हमेशा याद याद रखना, कुछ भी नंबरिंग आते हैं तो पिक्सल में आती हैं, ठीक है। पिक्सल अगर लिखा तो इसका विर्थ जो है वो कंस्ट्रेंड हो रहा है। देखो अगर मैं 3 की जगह 2 लगा दूँ, 200 लिख दूँ, तो ये और छोटा हो जाएगा, देख रहे हो। 200 की जगह फिर 100 लिख दूँ तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसका हाइट को भी हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि HEIGHT हाइट लिखा हमने, ठीक है। हाइट कितना? सपोज 100 पिक्सल, तो सोचो हाइट भी 100, विर्थ भी 100, तो ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसका दोनों साइड अगर इक्वल हो तो स्क्वायर तो बनना ही है। बन रहा है क्या? हाँ बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है, 100% बनेगा। अब एक चीज़ समझ के देखना, हमने क्या करा पता है? एक जो एलिमेंट था ना, एलिमेंट का मतलब एक टैग था। हेलो हमने किस में लिखा था? एक टैग में लिखा था। कौन से टैग में? H1 टैग में, जिसको हमने नाम दिया था ABCD। ध्यान है क्या? सबको ध्यान है क्या इस चीज़ का? सबको इस चीज़ बात का ध्यान है? हेलो गाइस कम ऑन, ध्यान है सभी को इस बात का? यस सर। यस है। यस सर। लेकिन अब हमने क्या करा, उसी H1 टैग को, जिसको हमने ABCD का नाम दिया था, ठीक है, उसी H1 टैग को विड्थ और हाइट लगा के एक बॉक्स के जैसा दिखा दिया हमने। देखो तो दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इसमें बैकग्राउंड कलर भी हमने दिया, बैकग्राउंड दिया, विड्थ दिया, हाइट दिया। अब इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हाइट अगर मैं ज़्यादा रख दूँ ना 200, तो ये देखो ऐसा खिंचा हुआ दिखेगा ऐसा, ठीक है। अगर मैं 100 रखूँ, सॉरी 100 अगर रख देता हूँ तो 100 में ये स्क्वायर जैसा दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो बॉक्स हमने बना दिया ना, एक काइंड ऑफ बॉक्स ही बना दिया हमने, तो ये हेलो को ना हम एकदम सेंटर में कैसे ला सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग जगह पे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड को ना हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं सीधा से एकदम दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, देख रहे हो कैसे कलरिंग आ रही है, ठीक है। इसको अगर हटा दो तो और तगड़ी कलरिंग आएगी, आ रही है। इसको अगर थोड़ा सा घुमाना है, क्योंकि ये रेड जो है ऊपर से नीचे आ रही है, रेड एंड देन ब्लू, ठीक है। इसको अगर मुझे थोड़ा सा 45 डिग्री का देना है, देखो इस लेवल का हम लोग सीखने वाले हैं,
देख रहे हो 45 डिग्री घूम गया, अब ये तिरछा आ रहा है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग घुमा सकते हो। 45 नहीं लेकर के 75 लेना है मेरे को, रिफ्रेश करा 75 में घूम गया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इनफैक्ट ये भी कि एक बॉर्डर रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस अगर 20 पिक्सल का अगर हम दे दें तो ये क्या करेगा, इसका एज देखना, ठीक है कैसा अभी नुकीला है ना, ये देखो कैसा एज हो गया इसका। ठीक है, कुछ कुछ इंस्टाग्राम का वो बैकग्राउंड लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताया है। प्रॉपर्टी के ऊपर में ये क्या है, ये पूरी चीज़ क्या है, ये CSS है, ठीक है। और दिस इज द प्रॉपर्टी नेम एंड दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, दिस इज द प्रॉपर्टी नेम, दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, दिस इज द प्रॉपर्टी नेम, दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। एक से ज़्यादा हम CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक अलग अलग लाइन में लिखें, अगर हम एक लाइन में ही सबको लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा, पता है। लेकिन ये सेमी कॉलन होना चाहिए अपने पास में, ठीक है, ये सेमी कॉलन होना चाहिए। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अलग अलग लाइन में लिखो, एक ही लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि दिखने में अच्छा दिखता है, और आपको क्लियर जब तक दिखेगा ना तब तक आप लोग एडिट कर पाओगे इसको। ठीक है, इतना समझ में आया क्या सभी को, इतना बात यस समझ में सर। आया? ठीक है, इससे रिलेटेड यस कुछ सर। क्वेश्चंस। अच्छा, एक किसी का क्वेश्चन था कि सर आपने जो टेबल बनाया था तो उसमें लाइन कैसे आए वो समझ में नहीं आया। ठीक है, वो लाइन कुछ नहीं था, वो एक्चुअली बॉर्डर था। जैसे कि अगर मैं टेबल बनाऊँ यहाँ पे, टेबल के अंदर मैं TR दूँ और TR के अंदर में TD दूँ, TD में लिखूँ मैं T1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, और एक और TR बनाता हूँ इसी के टाइप का, एक और रो बनाता हूँ मैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को मुझे देखना है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा इस टाइम तक में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा, ये इस टाइम तक विजिबल नहीं है, यहाँ पे देखो नीचे में। ठीक है, इस टाइम तक विजिबल नहीं है, तभी विजिबल होगा जब हम इसे बॉर्डर देंगे। बॉर्डर किस में दिया जाता है, टेबल में। अब बॉर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, कोई बताओ जरा सा जल्दी से, जल्दी कम ऑन। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है बॉर्डर के लिए? बॉर्डर इक्वल टू 1, भूलना मत। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी पढ़ाता हूँ ना उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, एक बार देखो, दो बार देखो, जितने बार मर्जी उतने बार देखो, हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए निकाल रखा है मैंने। इंटरेक्टिव क्लास रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ। ठीक है, इतने में तो सीखने चाहिए। ठीक, ओके, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 दिया है मैंने। 1 देने का मतलब ये है कि हर एक रॉ एंड कॉलम के अगल बगल आप क्या करो, एक लाइन क्रिएट कर दो, एक बॉर्डर क्रिएट कर दो। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ, एक टेबल नाम का था एक टैग, ठीक है, जिसमें कि हमने रॉ के तौर पे TR का यूज़ करा और कॉलम के तौर पे, कॉलम और डेटा डालने के तौर पे TD का यूज़ करा था। अगेन एक और रो चाहिए तो TR का अगेन से यूज़ करा और उसके अंदर 2 कॉलम हमने डाले TD का। ठीक है, इसका एक्सप्लेन वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा, शायद लास्ट लेक्चर में ही हुआ होगा, है ना। तो उसको एक बार आप लोग जा करके देख लेना। ठीक है, जिनको भी अगर समझ में नहीं आएगा तो। हालांकि बॉर्डर का जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर से कि बॉर्डर इज इक्वल टू 1 देंगे, इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ देखना है कि बॉर्डर इसलिए दे करके देखना ताकि वो रॉ एंड कॉलम में अलग अलग उसका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं T1 T2 तो ऐसे भी दे सकता हूँ। सोच के देखो, अगर मैं बॉर्डर यहाँ पे ना दूँ, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि देखो ये जो है ये टेबल है, कैसे प्रूव होगा टेबल है, मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। देखो T1 लिख दिया, स्पेस दिया, T2 लिख दिया, उसके बाद मैं BR टैग दे दूंगा। ठीक है, फिर T1 लिख दिया, स्पेस दिया, T2 लिख दिया, ये भी तो सेम ही आउटपुट देगा। देखो सेम ही आउटपुट तो दे रहा है ये भी। ठीक है, तो प्रूव करना है कि अगर हाँ ये टेबल फॉर्मेट में है तो मुझे बॉर्डर देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, ओके, किसी का और कुछ क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक बार हैंड रेज कर देना अपना फटाफट से। ओके, क्वेश्चन नहीं है, हैंड रेज करा हुआ है, ठीक है। ओके, 7 लोग हैं आउट ऑफ 16, 7, 6। ओके, ठीक है गाइस, तो आज का हम सेशन यहीं पे फाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम कल और परसों रेगुलर होने वाले हैं। तो जिनको अगर आज थोड़ा सा भी मतलब कि होता है ना कि दिक्कत हुई या फिर कुछ ऐसा कि फर्स्ट क्लास था, तो एक काम करो कि आप लोग ना एक बार वीडियोस देख लो।
ठीक है, वीडियो सारे अपलोडेड हैं, ये वीडियो भी आज के आज ही अपलोड हो जाएगी रात में ही, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो देख लो, लिंक एक बार दोबारा से मैं भेज दूंगा, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो। ओके ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल एट द सेम टाइम, सो गुड नाइट टू ऑल।